कि जिसका हल निकालने के लिए देश के सभी यूनिवर्सिटीज आगे आवें। मेरा मानना है कि कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंपस का सोसाइटी के साथ मॉरल लिंक कुछ हद तक टूट गया है। सत्य, प्रेम, अहिंसा, आपसी सद्भाव, त्याग, कोऑपरेशन जैसे जीवन मूल्य जो समाज और परिवार में अनिवार्य हैं, वह कैंपस, क्लासरूम का अभिन्न हिस्सा कैसे बने, इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है और ये विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा हुआ क्यों। इसे बदलना ही होगा। आप 2 मिनट के लिए गौर करिए। आज जो युवा किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का कोड लिख रहा है, वो बीते कल किसी न किसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा होगा। आज अगर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल में पक्षपात या बायस नजर आ रहा है, तो क्या हम ये न माने कि वो इस वजह से है क्योंकि मॉरल लिंक टूटा हुआ था। उसका असर उसके भविष्य के कार्यों पर पड़ रहा है और वह कार्य समाज, देश के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित कर रहा है। और इसलिए इनोवेशन और ग्रोथ को समाज के नैतिक मूल्यों से जोड़ने की और कोर्स के साथ साथ उसे इंटीग्रेट करने की सख्त आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि 3H, हेड, हार्ट एंड हेरिटेज, क्लासरूम में इन 3H पर विशेष ध्यान केंद्रित फोकस स्टूडेंट के टूटे हुए मॉरल लिंक को पुनर्स्थापित करने के लिए अगर हम करें तो शायद उपलब्धि हम हासिल कर पाएं। यह भी सच है कि बिना एथिक्स और वैल्यूज के कटिंग एज एजुकेशन हो, स्किल्स हो या टेक्नोलॉजी हो, ये लक्ष्यहीन होंगे। वह ऐसा ही होगा कि गाड़ी तो बड़ी महंगी है लेकिन उसका इंजन गायब है। एजुकेशन सेक्टर की आत्मा की तरह एथिक्स और वैल्यूज हमें समाज और राष्ट्र हित के लिए उद्देश्य प्रदान करते हैं। आज की टेक्नोलॉजी कब पुरानी हो जाएगी कोई नहीं जानता। आज जो रिलेवेंट है कल इररिलेवेंट हो सकता है, लेकिन नैतिक मूल्य शाश्वत हैं और वे हमेशा राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहेंगे। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि ग्लोबल कंपटीशन के इस दौर में बिना स्किल्ड इनोवेटर के हम तरक्की की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए दोनों के बीच हमें संतुलन बनाना ही होगा, बैलेंस स्थापित करना ही होगा। कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि साहब ये बैलेंस कैसे स्थापित होगा। मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटीज में होने वाले रेगुलर टेस्ट की जगह युवा चित्त को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए हम तैयार करें। और मैं कहना चाहूंगा कि अनेक आज विश्वविद्यालय, अभी जिंदल साहब ने बताया, अनेक शिक्षण संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं। समाज की जो सोसाइटी की छोटी छोटी समस्याएं हैं, आप बच्चों से कहिए, वो उसका समाधान देंगे। आप उन्हें प्रेरित करिए। दूसरा, इस बात का भी ध्यान रखिए कि इनोवेशन इज अबाउट पीपुल। इनोवेटर्स को भी ये सोचना होगा कि इस इनोवेशन से आखिर समाज के किस वर्ग को लाभ मिलने वाला है। हमें ये सुनिश्चित करना ही होगा कि टेक्नोलॉजी के मॉडल पक्षपात से रहित हों। एक समय था जब एजुकेशन को क्लासरूम से निकालकर लैब में ले जाया गया। अब समय आ गया है कि एजुकेशन को लैब से निकालकर रियल वर्ल्ड में हम ले जाएं। जिंदल साहब ने जिक्र किया जो डिस्कनेक्ट है एकेडमी और इंडस्ट्री का। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात भी मैं कहूंगा, अभी तक हम जिसका जिक्र उन्होंने किया, मैं उसका भी संक्षेप में जिक्र करता हूं। एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच मौजूद गैप को समाप्त करने पर ये वक्त की जरूरत है, आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से आवश्यक हो गया है कि एकेडमी, इंडस्ट्री और कम्युनिटी, उसमें एक शब्द मैं जोड़ देता हूं, इन तीनों के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो सकें ताकि साइंस या टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट भी अपनी संस्कृति को समझ सके और उसमें राष्ट्र गौरव की भावना जागृत हो सके। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि युवा चेतना में राष्ट्रीय पहचान से उपजी गौरव और सम्मान की भावना पैदा हो। नई पीढ़ी आज दूसरे कल्चर के बारे में जितना जानती है उतना ही कम उसे अपनी जड़ों के बारे में पता है। मैं नहीं चाहता कि युवा चित्त
अतीत उन्मुख हो, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि युवा अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के लिए दृढ़ संकल्पित हो। तमाम रिसर्च ने साबित किया है कि भारत ही विश्व की सभ्यता और संस्कृति का इंजन था, जिसने सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड को ही स्टोन एज से निकालने का काम नहीं किया, बल्कि साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन के आविष्कार के द्वारा सामाजिक आर्थिक उन्नति की नींव रखी। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम आत्म प्रशंसा करें और वेद उपनिषद पढ़कर अपने कर्तव्यों की तीसरी समझ लें, बल्कि हम वेदों में मौजूद ज्ञान को दोबारा प्रयोग में कैसे ला सकें, उसे प्रैक्टिकल कैसे बना सकें, उसे सहज रूप से मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा कैसे बना सकें, उसे चेतना के प्रथम तल पर हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, उसे संपूर्ण विश्व में कैसे हम फैला सकते हैं और उस ज्ञान के द्वारा अपने देश को कैसे नॉलेज इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा दायित्व आज की युवा पीढ़ी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का है। जब वेदों की रचना हुई थी तब का कालखंड अलग था। आज बड़ा बदलाव आ गया है दुनिया में। कॉम्पिटिटिव दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां प्रतिदिन नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन का जन्म हो रहा है। उसका इंटरेस्ट जागृत करने के लिए सहज भाषा में अपनी अमूल्य निधियों को हमें सामने रखना ही होगा। अलग अलग टारगेट रीडर्स हैं आज, उन्हें मॉडर्न परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस अभियान से जोड़ने की जरूरत महसूस की जा रही है। एक दूसरी बड़ी आवश्यकता इतिहास को सुधारने और उसको सही रूप में समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचाने की भी है। हमारे पूर्वज वैदिक काल से ही तथ्यों को लिखने और लोगों तक पहुंचाने का सटीक काम करते रहे, लेकिन अनेक कारणों से आधुनिक काल में भारत अपना इतिहास लिखना भूल गया। हम अपनी ही अनमोल परंपरा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। इसलिए अनेक लोग ये दावा करने लगे कि साहब पर्सिया से कुछ हमारे पास आया था, तो कुछ चीजें मुगल काल में हमारे पास आईं। तथ्य इस बात के प्रमाण देते हैं कि ये बातें बेबुनियाद हैं। जानबूझकर कुछ इतिहासकारों ने भारत की प्राचीन खोजों, साइंस, साहित्य, कला, आर्किटेक्चर में उसकी उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया। भारतवर्ष में जिस समय मैथ, साइंस अपने शिखर पर था, उस समय पर्सिया में दूर दूर तक मैथ, साइंस का जिक्र तक नहीं था। एडमंड बॉसवर्थ, पैट्रिसिया क्रोन, ह्यूज कैनेडी, केविन वान जैसे अनेक दुनिया के जाने माने रिसर्चर्स ने इस बात का जिक्र किया है कि वहां के स्कॉलर्स के द्वारा भारत यात्रा के दौरान संस्कृत की साइंटिफिक किताबों का अरबी में अनुवाद किया गया था। ये सारे लिखित तथ्य आज मौजूद हैं, जिनका साक्ष्य मौजूद है। अनेक रिसर्चर्स ने लिखा है कि 12वीं शताब्दी में यूरोप का जो प्रथम पुनर्जागरण, फर्स्ट रेनेसां, भारत के ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, कला के खजाने की देन थी। यानी उससे भी हजारों वर्ष पूर्व भारत एक साइंटिफिक नेशन था और उस रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका था। बहुत से वेस्टर्न इतिहासकारों ने एक मिथक तैयार किया कि साहब मैथमेटिक्स तो बगदाद में डेवलप हुआ था। अभी कुछ दिन पहले विलियम डैम्परिल की एक किताब आई है, मैं आग्रह करूंगा कि जरूर उसे पढ़ें। उसने उस मिथक को तोड़ा है और रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का काम किया है। उन्होंने लिखा है कि 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत से ये बगदाद गया और 500 साल बाद इटली पहुंचा और फिर वहां से यूरोप के अन्य देशों में फैला। सभी स्टूडेंट्स को ये जानने की आवश्यकता है कि वह कौटिल्य, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वाराहमीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, महर्षि कणाद जैसे विद्वान साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन के उत्तराधिकारी हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी को अलग से कोई सिलेबस बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अनिवार्य रूप से क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए। अपनी बात में समाप्त करूं, इस बात को मैं दोहराऊंगा कि हमारा लक्ष्य संतुलित युवा व्यक्तित्व, बुद्ध और आइंस्टाइन के मिले जुले स्वरूप का निर्माण होना चाहिए। हम एथिक्स और वैल्यूज की नींव पर कटिंग एज स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी का मजबूत भवन खड़ा करना होगा। मैं एक बार पुनः बालाजी फाउंडेशन को भारत शिक्षा समिति के आयोजन के लिए
हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे धैर्य से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री मनोज सिन्हा जी। वाणी की इस विलक्षणता हेतु मैं आपके चरणों में कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय श्री मनोज सिन्हा जी ने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एजुकेशन का, कहीं अगर वो ग्रेविटी खो गई है तो उसी को ढूंढने का प्रयास बालाजी फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए जोरदार तालियां। और माननीय श्री मनोज सिन्हा जी ने एक सूत्र भी दिया हम सबको कि हमारी ही चेतना के अंतस्थल में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि हम उस अंतर्ध्वनि को सुनने समझने का प्रयास करें। आदरणीय अतिथिगण एवं विद्योजन, अब हम बौद्धिक सत्र के समापन के क्षण में पहुंचे हैं, मगर आप सबको बताना चाहूंगा कि बालाजी फाउंडेशन द्वारा आज भारत शिक्षा सम्मान भी दिया जाना तय है और जिन मनीषियों के लिए भारत शिक्षा सम्मान आज देना तय हुआ है उनका नाम लूंगा और वो शिक्षा सम्मान का कार्यक्रम अभी थोड़ी ही देर में शुरू होगा। इससे पहले आप सभी सुधी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि 5 मिनट का आपके पास समय है। अब अगर कुछ भी प्रश्न मन में उठ रहा हो, कुछ भी जिज्ञासाएं आपके मन में उठ रही हो, तो उसके दौरान, प्रश्नोत्तरी के दौरान आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। बहरहाल आज भारत शिक्षा सम्मान जो बालाजी फाउंडेशन द्वारा दिया जाना तय है, उन हरेक मनीषी के नाम पर मैं आपसे तालियां चाहूंगा। माननीय सांसद नवीन जिंदल जी, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, विक्रम संपत जी और सुरेश महाराज जी, इन तमाम मनीषियों, शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्तित्वों के लिए आप सबसे तालियां निवेदित हैं। लेकिन इससे पहले कि क्वेश्चन आवर हम शुरू करें 5 मिनट के लिए, मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री प्रदीप राय जी इस सत्र का कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्रस्तुत कर हमें प्रेरित करें। आदरणीय श्री प्रदीप राय जी। मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन इस जो भी संभाषण हुए और जो अपनी बातें रखी गई, इसमें बहुत सी बातें ऐसी थी जो हमें दिल तक उतरी। ब्रजेश पाठक जी की जो ये एक सब बॉडी लैंग्वेज की जो स्टाइल थी, ये अपने आप में, जो कि हम लोगों ने देखा है और अक्सर हम लोग करते हैं, बिल्कुल दिल में उतर के इन्होंने अपनी बात की। और इन्होंने जिस तरह से बात को रखा कि आप अंक तालिका के फेर में मत पड़िए, ये बिल्कुल सही है। मैंने बहुत से जो हमारे साथ लोग आते हैं अपने पास सीखने के लिए, काम करने के लिए, उनसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपने अब तक नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो और आज से ही पढ़ो। अगर आपने आज से ही शुरू कर दिया तो आपको उसका फल, उसका पुरस्कार मिल जाता है। मनोज भैया जब बोल रहे थे, आदरणीय मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, हम लोग बड़ा भाई शुरू से मानते रहे, यूनिवर्सिटी के टाइम से, बीएचयू के टाइम से। जब ये बोल रहे थे तो इन्होंने भी जो बातें कही, आप देखिए किस तरह से दुनिया के अंदर जो भारत का साक्षात्कार है वो अपने आप में अद्वितीय है। अमेरिका वगैरह में तो उनकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है 1700 से शुरू होती है, और वहां पर जब भी जाएं कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो बताते हैं कि हमारा इतिहास आपका शुरू है। हमारे यहां तो जब सोने के सिक्के समुद्रगुप्त के समय में गढ़ लिए गए थे। हमारा पतन तब होता है, हमारा ह्रास तब होता है जब हम शिक्षा के स्तर को और रिसर्च को जोर नहीं दे पाते, उसको छोड़ देते हैं। हमारी सभ्यता ऐसी रही है कि सबको ग्रहण करती रही है, सबको ग्राह्य रही है, सर्वधर्म संभाव रहा है, वसुधैव कुटुंबकम रहा है, और साथ साथ लाइब्रेरी कल्चर। आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी आप लोगों को पॉजिटिव यूज करना आप सबको आता है, नई जनरेशन को। आप लोग बहुत सी चीजें आजकल गूगल पे और चैट जीपीटी पे, एआईज पे वो कर लेते हैं। बहुत सी दोस्ती आप लोगों की फेसबुक इंस्टाग्राम पे हो जाती है, और फेसबुक इंस्टाग्राम के मैं देखता हूं कि लाखों फॉलोअर हैं, मगर घर में कोई बीमार पड़ गया तो 4 आदमी भी नहीं आते। तो ऐसी दोस्ती का भी क्या फायदा है? दोस्ती कम से कम ऐसी हो जो आपके कभी काम तो आ सके।
मैं इस विषय के ऊपर जो शिक्षा का जो पूरा आप लोग का कॉन्सेप्ट है, जो इस विषय पे आपने विचार व्यक्त किया, पंकज मित्तल जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी, निधि जैन जी ने अपनी बात रखी, भीमसेन सिंह जी यहाँ पर हैं, आदरणीय प्रोफेसर रणबीर सिंह जी यहाँ पे हैं, बल्कि आपको उनको बुलाना चाहिए था। रणबीर सिंह जी को काफी इनका एक बृहद ज्ञान है, एनएलयू के फाउंडर वाइस चांसलर हैं। इनका जो ज्ञान है और इनकी जो चर्चा है, अगर आप इनके साथ बैठे हैं थोड़ी देर तो हर चीज आपको सीखने को मिलती है। तो बड़े लोगों के सानिध्य में रहना और सीखना ये भी एक अनुभव है। मैं भी यहाँ पर बैठ के सीख ही रहा था इन सबके बीच में बैठ करके, और आप सबसे भी जो इतने धैर्य के साथ आप बैठे हैं, एज कम होने के बावजूद, क्योंकि आज का यूथ बड़ा चंचल है, उसको मौका मिले तो वो तुरंत कहीं ना कहीं उड़ जाएगा। अगर आपके अंदर धैर्य आ जाए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप सब जीवन में और समाज में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। पहली बात जो ब्रिजेश भैया ने कहा कि आपको रोजगार देना है, लेना नहीं है, तो मैं तो हर एक वकील से कहता हूं, यहाँ पार्थ अवस्थी हैं, आप देखिए, मैं इनके पिताजी को हम लोग जानते थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। मैंने देखा कि वकालत में कैसे धीरे धीरे मेहनत करके और अपनी जगह बनाते हैं। आप पार्थ अवस्थी से सीखिए। ऐसे कितने लोग हैं, आप कितने अनुभव हैं। सुरेश महाराज जी यहाँ पर हैं, एक जबरदस्त ज्योतिषी हैं, फिल्मों के एक्टर भी हैं। इसके अलावा ये जरूर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। जब इनके पास आप जाइए कुछ ना कुछ पढ़ते मिलेंगे। तो कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत, और ये आपके हमेशा काम आने वाली है। मैं ज्यादा इस पे अपने बोलने की जगह मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें भारत के अतीत को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कार को समझते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि बड़ों का सम्मान होता रहे, छोटों को प्यार मिलता रहे, और साथ साथ अपने परिवार के अंदर एका बनी रहे। अगर इतना सब कुछ हम कर सकते हैं और शिक्षा पे ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री प्रदीप राय जी। अभी आप सबके समक्ष ये अवसर है कि अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें। अपनी टीम से अनुरोध है कि कृपया माइक उन लोगों तक पहुंचाएं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी माइक ऑन। जी, मेरा सवाल ब्रजेश पाठक जी से, मैं आपके ही गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश से आता हूं। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो टीचर्स को कंज्यूमर लॉ में कब लाया जाएगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो योगी सरकार की 8 साल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही हैं, और यूपी की एजुकेशन में क्वालिटेटिव जो सुधार है उसको लाने के लिए आपकी क्या योजना है। उत्तर प्रदेश में इन 8 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। बेसिक शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। बेसिक शिक्षा के जो स्कूल थे उनकी बिल्डिंग जर्जर हो रही थी, फर्नीचर नहीं थे, बच्चे जमीन में बैठते थे, स्मार्ट क्लासेस नहीं थे, मध्याह्न भोजन गड़बड़ था, ड्रेसेस प्रॉपर नहीं थे, जूते मोजे नहीं थे। तो जो बेसिक शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह हमने बदला है। कायाकल्प योजना के माध्यम से 95% से अधिक विद्यालयों को, जो पुराने विद्यार्थी थे उन विद्यालय के या पड़ोसी कोई सीएसआर में या कोई दान देना चाहता है, उनसे पैसे लेकर के हमने प्राइवेट स्कूल से अधिक अच्छी बिल्डिंग, उसकी बाउंड्री वाल, फर्नीचर और स्मार्ट क्लासेस के रूप में मैक्सिमम को हमने परिवर्तित किया है। बच्चों को जो खाकी ड्रेस मिलती थी उसको हमने बदल दिया है। हमने प्राइवेट स्कूलों की तरह उनको अच्छी ड्रेस दी है और ड्रेस का पैसा सीधे अभिभावक के खाते में भेजते हैं। जूता मोजा भी देते हैं, वो भी अभिभावक खाते में भेजते हैं, और पाठ्य पुस्तकें समय से मिलती हैं। मध्याह्न भोजन में कंपनी थी, कंपनी को हमने रिजेक्ट किया है। अब हम जो स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हैं उनके माध्यम से हम गर्म ताजा भोजन बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। 2017 से पहले जो भी सरकार, उसका नाम नहीं लेंगे, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, आंकड़ा है, नोट करिए, 1,12,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में थे। आज हमारे विद्यालयों में बेसिक शिक्षा में 1,90,00,000 बच्चे क्वालिटी एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा में हमने बड़े बदलाव किए हैं। हमने नए विद्यालयों को खोलने के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने उत्तर प्रदेश में नकल को लेकर के थी। नकल माफिया सक्रिय थे। पूरे देश या जहां से भी लोग मार्कशीट पाना चाहते थे, केवल इम्तिहान देने के लिए यूपी के विद्यालयों में आते थे। हमने नकल विरोधी अभियान चला करके पूरी तरह से 100% साफ सुथरी एग्जाम कराए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे मेधा कौशल के बदौलत अंक पाते हैं
उनको प्राथमिकता देते हुए कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसको सुनिश्चित किया है। और सभी हमारे जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हैं, जो हाई स्कूल इंटर के इम्तिहान हुए हैं, हमने कैमरे की निगरानी में करा 100%। कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहां कैमरे की निगरानी में एग्जाम न हुए हैं, और उसकी मॉनिटरिंग हम लोगों ने, हमारी सरकार ने स्वयं की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम, मंडल लेवल पर और स्टेट लेवल पे कंट्रोल रूम बनाकर हम लोगों ने विजिट करके नकल विरोधी अभियान चला करके पूरी तरह निष्पक्ष पारदर्शिता के आधार पर बच्चों के इम्तिहान देना का मौका दिया है। उस शिक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन करने के साथ साथ नौजवानों को कौशल विकास के माध्यम से उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, जैसे उनको भटकाव के रास्ते पर जाना न पड़े। यूनिवर्सिटीज जो थे नए ग्रेडिंग के बारे में जानते ही नहीं थे। इस बारे में मैं हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि राज्यपाल महोदया हायर एजुकेशन देखते हैं, जैसे गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर का हायर एजुकेशन देखते हैं। तो नए ग्रेडिंग में उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय हुए हैं, A+, A++। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज की संख्या प्राइवेट सेक्टर में लगभग दोगुनी हो चुकी है। जो हमारे सरकारी यूनिवर्सिटीज थे उससे दोगुनी हुई है। गुणवत्ता परक शिक्षा मिले, कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम हो, रोजगार परक शिक्षा मिले, इसको हमने सुनिश्चित किया है। आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश और दुनिया के ढेर सारे बच्चे विभिन्न विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश में उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। 2000 से पहले हमारे पास मात्र 12 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे। आज हमारे पास 80 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। कुछ जनपद बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज खोले जाने की कार्रवाई प्रचलित है, शेष में हम मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं। बड़ी संख्या में MBBS की सीटें लगभग हमारे पास 3 गुनी हो चुकी हैं। MSMD की सीटें 2.5 गुने से अधिक हो चुकी हैं, और लगातार हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इसको बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके अलावा जो विशिष्ट स्तर के हमारे चिकित्सा संस्थान है, वहां भी हम पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कराते हैं, जैसे PGI या हृदय रोग संस्थान या अन्य KGMC और लोहिया जैसे इंस्टीट्यूट हैं, वहां भी हम उच्च कोटि की पढ़ाई कराते हैं, और हमने सीटों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की है। इंजीनियरिंग में, पॉलिटेक्निक में भी हमने अभूतपूर्व बदलाव किए हैं। बड़ी संख्या में हमने युवाओं को कौशल विकास से जोड़ करके उनको रोजगार लायक बनाया है। उत्तर प्रदेश में गेम चेंजर ODOP हुआ है। हमने उत्तर प्रदेश में हर जिले में कुछ ना कुछ विशेष प्रोडक्ट है, पुरातन काल से चले आ रहे हैं। जैसे अलीगढ़ के ताले पूरी दुनिया में मशहूर है, रामपुर की वायलिन पूरी दुनिया में मशहूर है, पीलीभीत की ढोलक मशहूर है, अमरोहा की ढोलक मशहूर है, पीलीभीत की बांसुरी मशहूर है, टांडा का हाथ से बुने वस्त्र मशहूर है, बाराबंकी के हाथ से बुने वस्त्र मशहूर है, लखनऊ का चिकनकारी उद्योग है, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है, प्रयागराज का अमरूद है, प्रतापगढ़ का आंवले का मुरब्बा है। तो ऐसे भदोही में कालीन है। हर जिले में कुछ ना कुछ विशेष है, उसको हमने प्लेटफॉर्म दिया है, मार्केटिंग की है। आप देखते होंगे प्रधानमंत्री जी दुनिया के अन्य राष्ट्रों में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की ODOP की लिस्ट उठा करके टिक कर देते हैं। राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश की ODOP की लिस्ट के माध्यम से जो हम लोग गिफ्ट देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, ज्यादातर वही गिफ्ट जा रहे हैं। तो मुझे कहने में ये उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने अच्छा सवाल पूछा। और उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो लगभग सब कुछ बदल चुका है। अभी सुधारात्मक प्रक्रिया चल रही है और हर क्षेत्र में समुचित पर्याप्त विकास हुआ है और उत्तर प्रदेश राज्य डेवलप्ड स्टेट की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सर प्रणाम सर, मेरा नाम कौशल कुमार पांडे है। मैं गोंडा जिले का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से मेरा सवाल है सर। जैसा आपने सर एक कोट दिया कि बच्चे पैदा होते हैं तो सब बराबर होते हैं सर, लेकिन उसके बाद जब देखा जाए सर संसाधन की कमी से कुछ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं जो संसाधन की कमी से, जैसे आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने भी कोट किया कि खेल के मैदान में भी वो अपने भरसक प्रयास दिखाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चों को सर मैं देखता हूं कि जो ग्रामीण स्तर पर होते हैं और उन तक वो नहीं पहुंच पाती है। और जबकि शहरी स्तर पर देखा जाए सर तो पैसों से सक्षम, आर्थिक संसाधन रूप में सक्षम होते हैं और उनको बेहतरीन शिक्षा मिलती है, खेलने की व्यवस्था मिलती है। तो इसके लिए सर नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव किए जाएंगे जिससे उन तक पहुंच की जा सके? और सर एक इसमें ये भी है कि जैसे नई शिक्षा नीति में है सर कि व्यवसायीकरण कराया जाएगा, मतलब अगर इस तरीके से शिक्षा दी जाएगी कि उनको व्यवसाय का भी हो, लेकिन सर सरकारी स्कूलों में सर मैं देखता हूं कि अभी भी वो परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, जबकि नई शिक्षा नीति लग चुकी है सर। नई शिक्षा नीति का आप अध्ययन करें और इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है। जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय हैं, ये सच्चाई है कि जो हमारे पूर्व बॉयज हैं या अभिभावक उनके गरीब हैं जो अच्छे संस्थानों में एडमिशन नहीं दिला पा रहे हैं, हमारे जो बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं, आप अपने गोंडा जिले में जाकर के देखेंगे कि 95% से अधिक स्कूल हमने प्राइवेट की तरह बनाए हैं।
उनको बैठने का, पढ़ने का स्मार्ट क्लासेस दिए हैं, शिक्षकों की उपस्थिति आवश्यक की है। और इसके अलावा जब हम माध्यमिक में एडमिशन दिलाते हैं और उसके बाद फिर हम उनको इंटर पास करते ही उनके सामने विकल्प खुले हैं। वो कौशल विकास के माध्यम से विभिन्न हमारे जो शिक्षा केंद्र है वहां, या ITI में एडमिशन ले सकते हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं और वहां स्वयं का उद्योग लगा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश पहला राज्य है युवाओं को बगैर गारंटी के ऋण प्रदान कर रहे हैं। उनको हम कौशल विकास की ट्रेनिंग भी देते हैं, ऋण भी देते हैं बगैर गारंटी के, और उसमें 25% की सब्सिडी भी है। जैसे 1 लाख का लोन लिया तो 25,000 रुपए आपको सब्सिडी के रूप में प्राप्त होंगे, लेकिन आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा और उसकी ट्रेनिंग भी उत्तर प्रदेश सरकार कराती है। आप उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। और यदि कोई समस्या तो हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे, हम पूरी तरह से आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एक दो और प्रश्न अगर वाकई टू वे कम्युनिकेशन हो गया सर, जहां आपने ओपन ऑफर किया कि कोई भी अगर मदद के लिए आएगा तो आप सहयोग के लिए तैयार हैं। और सवाल, एक उत्तर प्रदेश का हायर एजुकेशन का डेटा मैं आपको बोल देती हूँ, जो भाई साहब, पूरे देश में अगर हम विमेन वाइस चांसलर्स देखें तो करीब 1200 में से 80-90 हैं, करीब 7%। उत्तर प्रदेश में अगर विमेन वाइस चांसलर्स का डेटा देखें तो वो है 25%। तो विमेन VCs, वीमेन लीडरशिप को डेवलप करने में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगला सवाल। Good afternoon, everyone. My name is Govind Singh. I am student of LLB from Delhi University. My question is from Manoj Sinha ji. कि what are the challenges in J&K under NEP and what are the regional specific challenges under the same? मैं अगर हायर एजुकेशन की बात करूं तो जम्मू कश्मीर ने कई नए प्रयोग किए। वहां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कम है, सरकारी यूनिवर्सिटीज ही ज्यादा हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज का और सोसाइटी का कनेक्ट बेहतर हुआ है और कुछ नए प्रयोग हमारे हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर दिनेश सिंह जी ने शुरू कराए। और हर यूनिवर्सिटी की एक विशेषता देखते हुए उस यूनिवर्सिटी को कहा गया कि उसी दिशा में आप बढ़िए। जैसे हमारे यहाँ एक IUST करके यूनिवर्सिटी है, तो वो पूरी तरह से स्किल यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ रही है। कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, अभी पंकज मित्तल जी ने बताया डिजाइन योर ओन डिग्री, नॉलेज ऑन व्हील्स, ऐसे अनेक अभिनव प्रयोग हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो प्रेजेंटेशन दिया, तो उस स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि हम UGC से आग्रह करेंगे कि देश भर के विश्वविद्यालय इस पद्धति को अपनाएं। तो मुझे संतोष है कि हायर एजुकेशन के सेक्टर में जम्मू कश्मीर अच्छा काम कर रहा है। अब जम्मू कश्मीर में शिक्षा अच्छे ढंग से चल रही है। पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई है। 1300 से ज्यादा मैं कहूं कि रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जहां बात ये होती थी कि स्कूल खुलेगा कि नहीं, कॉलेज खुलेगा कि नहीं, यूनिवर्सिटी खुलेगी कि नहीं। तो पिछले 4-4.5 वर्षों में अब हड़ताल, पत्थरबाजी, बंद, ये सब अब इतिहास की बातें हो गई हैं। अब जम्मू कश्मीर पूरी क्षमता से देश के बाकी राज्यों की तरह अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वहां के यूथ में टैलेंट बहुत है। अब प्राइमरी और स्कूल एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, कुछ लीगेसी इशू हैं जिनका मैं ओपनली जिक्र नहीं कर सकता हूं। करिकुलम बदल दिया गया है, पूरी तरह से साइंटिफिक कर दिया गया है। अटल टिंकरिंग लैब्स हो या बाकी चीजों की स्थापना करके कोशिश की जा रही है। जो ड्रॉप आउट्स बच्चे थे, अभियान चला करके उनको वापस लाना, कैसे उनकी स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग स्कूल लेवल से ही शुरू की जा सके, इसके प्रयत्न हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि प्राइमरी एजुकेशन में बहुत बेहतर काम किया है। अभी भारत सरकार ने जो प्रयत्न किया है
जम्मू कश्मीर में भी उसे ईमानदारी से लागू करने की कोशिश हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों के समानांतर जरूर खड़ा होगा। एक सवाल और। हेलो वेट 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 मेरी ओर से Excuse me. चाहे वो वेट वेट सवाल किसका है? माइक किसके पास है? बैठो। यस इट्स माइक, अच्छा कृपया माइक दें। अच्छा मेरा सवाल मनोज सिन्हा जी से है, एलजी जम्मू एंड कश्मीर। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट में फोकस करती है, तो माय क्वेश्चन टू यू सर